हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों देखो, इस पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो दो पिछले वीडियो में हमने जो दो पीछे की वीडियो है उसमें सारा का सारा जो 20 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव है उसको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को और साथ ही ये जो वर्णनात्मक प्रश्न आपका उपखंड क है जिसमें आप लोग के फिजिक्स से संबंधित ये सब प्रश्न थे, ठीक है, जिसमें आप लोग का ये विद्युत मोटर से भी संबंधित प्रश्न था, सबको हमने सॉल्व कर लिया था पिछले वीडियो में। तो पिछले की जो दो वीडियोज है उनका जो लिंक है ना, इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन दोनों को जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग उपखंड ख के ये जो आप लोग के प्रश्न हैं केमिस्ट्री वाले पार्ट के, इनको सॉल्व करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, देखना आप लोग का जो 27 फरवरी को एग्जाम होगा सेम टू सेम ऑप्शन सहित एकदम D2 क्वेश्चन फंसेंगे। और अब बहुत सारे इससे पहले जो मैथ का पेपर था या हिंदी का पेपर था, आप सब ने देखा कि उसमें फंसा था। बहुत सारे लड़के व्हाट्सएप पे एकदम मतलब एक जगह हम मेरी वीडियोज का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और एक जगह को अपने क्वेश्चन पेपर का और दोनों का अटैच करके और व्हाट्सएप भेज रहे हैं, सर ये आया, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा भी मिस कर मत करना, अंत तक देखते रहना और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कर देना, ठीक है। और साथ में ये मेरा नंबर आप लोग लिख लो 85 42 86 64 46, ठीक है। गलत नंबर मत लिखना, 85 42 86 64 46। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। जो आप लोग का 27 फरवरी को पेपर होगा आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजना, PDF बनाकर भेजना या फोटो भेजना, तो अच्छे से एकदम कि पूरा आए, अच्छे से भेजना, ठीक है। और साथ देखो एक और आपसे फेवर मांगूंगा यार, जितने भी आपके 9th के इस साल के छोटे भाई हैं जो 10th में जा रहे हैं, उन सबको मेरे चैनल के बारे में बता देना जिससे वो पढ़ाई कर सके। मैं यही हो सकता है 15 मार्च से 10 या 15 मार्च से नया सेशन स्टार्ट कर दूंगा बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, ठीक है। चलो बकवास तो बहुत हुई, अब हम लोग इस पेपर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला इसमें देखो प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न होगा, ठीक है। चौथे तक तो ये फिजिक्स वाला हो गया, पांचवा इसमें प्रश्न क्या होगा कि निम्नलिखित यौगिक के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। ओके, देखो यहाँ पे ये प्रश्न है आप लोग का कि ये हमें यौगिक दिया है, इनका संरचनात्मक सूत्र लिखना है, ठीक है। तो चलो इनका हम लोग एक पेज ले लेता हूँ, संरचनात्मक सूत्र हम लोग बनाते हैं। सबसे ऊपर देख सकते हो क्या है आपका, मेथेनल है भाई। मेथेनल आप सब लोग जानते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, जिसका फार्मूला HCHO होता है। ये तो सबको याद ही एक तरह से होगा, ठीक है। अब इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ये देखो CHO ये फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप का है, तो इसका हम लोग संरचना कैसे बनाएंगे, H, और यहाँ पे देखो ये C से ही H जुड़ा हुआ है। और आप जानते हो कि CHO में भैया डबल बॉन्ड के साथ आप लोग का ऑक्सीजन जुड़ा होता है और एकल बॉन्ड के साथ इधर आपका हाइड्रोजन जुड़ा होता है और यहाँ एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, तो यहाँ एल्किल है, ठीक। तो इस प्रकार ये संरचना हो जाएगी मेथेनल की, ठीक है, जिसको हम लोग साधारण नाम में फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। चलो, तो ये पहली संरचना क्लियर। सेकेंड है, ठीक है, सेकेंड क्या है, ख कि प्रोपेन टू ऑल। ओके, हमें प्रोपेन टू ऑल की संरचना बनानी है। यहाँ पे ध्यान देना क्या है, प्रोपेन टू ऑल। ओके, यहाँ पे ऑल आ गया तो इसी से मालूम चल रहा है कि ये एल्कोहल ग्रुप का है, क्योंकि एल्कोहल ग्रुप में ही ऑल आता है, क्लियर। तो यहाँ से देखो प्रोपेन टू ऑल है और टू है, इसका मतलब कि दूसरे नंबर पे, ठीक है, श्रृंखला में दूसरे नंबर पे एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले देखो प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है, आप सब लोग जानते हो, मेथ एथ प्रोप, जहाँ कार्बन 3 हो वहाँ क्या होता है, प्रोपेन होता है। तो कार्बन 3 और प्रोपेन, तो ये एल्केन ग्रुप का है, तो सिंपल ये 3 × 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है, C3H8 हो जाएगा। लेकिन एल्कोहल ग्रुप जब जोड़ता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटकर उसके जगह पे एल्कोहल आ जाता है, कोई भी समूह जुड़ता है तो आप ये जानते होंगे। तो C3H7 हो जाएगा और साथ में OH जुड़ जाएगा। तो ये आप लोग का तो फार्मूला हुआ फाइनली प्रोपेन, मतलब प्रोपेन टू ऑल का, ठीक है, प्रोपेन टू ऑल का। लेकिन इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, देखो संरचना में भाई कार्बन 3 है तो 1 2 3 कार्बन हम लोग का, और प्रोपेन है तो सब में सिंगल, क्योंकि N है, ठीक है, एल्केन में आ रहा है तो सब में सिंगल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे हम लोग का क्या था, प्रोपेन टू ऑल था भाई। टू कहने का मतलब कि जो एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है इस श्रृंखला में दूसरे नंबर पे जुड़ा है, तो यहाँ आपका एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है OH, क्लियर। बस ये आपकी संरचना हो गई। चूंकि आप कार्बन समूह भी यहाँ पे संतुलित कर दोगे, यहाँ पे देखो कार्बन आपका यहाँ पे कार्बन को संतुलित करने के लिए यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। आप सीधे यहाँ H3 भी लिख सकते थे। और यहाँ देखो आप लोग का 1 2 हो गया तो यहाँ पे 1 लग जाएगा, और यहाँ पे 1 4 होता है ना, आप जानते हो कि इसका अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो यह 4 रहेंगे तभी तो ये आप लोग का सेटिस्फाइड होगा। तो इस तरह से ये संरचना हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप सीधे CH3 लिख दो, ये आप लोग का सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे ये OH है, ये कार्बन है तो कार्बन, और इसके साथ आप लोग का OH जुड़ा है तो OH कर दो, और यहाँ पे H कर दो, क्योंकि नीचे H है तो CH कर दो, और यहाँ पे CH3,
ठीक, तो इस तरह से भी आप संरचना बना सकते हो और ऊपर जो हमने बनाया इस तरह से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो ये आप लोग का प्रोपेन टू ऑल का हो गया। अब देखो ब्रोमोपेंटेन है, यहाँ पे ध्यान देना, ब्रोमोपेंटेन की हमें संरचना बनानी है। इसमें ग क्वेश्चन में यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ब्रोमोपेंटेन। देखो यहाँ सबसे पहले तो पेंटेन है, एल्केन ग्रुप, तो पेंटेन में भाई कितने कार्बन, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, जहाँ आप लोग के 5 एक तरह से हम बोल सकते हैं, जहाँ 5 आप लोग का कार्बन हो, सॉरी ब्रोमो क्या है, पेंटेन है। ओके, यहाँ पे ध्यान देना, मेथ एथ प्रोप। ठीक, देखो आप ध्यान देना, यहाँ पेंटेन है, तो पेंटेन कब होता है, जब कार्बन की संख्या 5 होती है। आपने जाना, मतलब आपने ऐसे गिना होगा, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, यानी पेंट मतलब कार्बन की संख्या 5, तो C5। और पेंटेन एल्केन ग्रुप का है, तो 5 दूना का 10, दोबारा CnH2n+2 पे आप देख लो, तो 5 दूना का 10, दोबारा, यानी आप लोग का हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 12। क्लियर। तो ये पेंटेन का फार्मूला हो गया। चूंकि यहाँ ब्रोमो, यहाँ मतलब एक समूह जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से क्या होगा कि एक कार्बन एक आपका हाइड्रोजन हट जाएगा और उसके जगह पे ब्रोमीन आ जाएगा एक तरह से, तो C5H11 ये Br आ जाएगा। तो ये ब्रोमोपेंटेन का आप लोग का एक तरह से फार्मूला हो गया। अब इसका फिगर बना दो सिंपल, 5 आप लोग के संरचना बना दो, क्योंकि संरचना ही बनानी है ना, यौगिक का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो इसका 5 आप लोग के कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे आपको अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में अंत में ब्रोमो जुड़ा है, तो अंत में यहाँ Br इसमें जोड़ दो। सिंगल बांड सिंगल बांड सिंगल बांड हर जगह इसलिए है क्योंकि पेंटेन एल्केन ग्रुप का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पे 3 होगा, तभी तो ये संतुलित होगा। तो यहाँ हाइड्रोजन आप सब जगह लिख सकते हो, या ऐसा दे यहाँ पे CH3 भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ 1 2 है, तो यहाँ पे 2 की जरूरत है, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे भी CH2। क्लियर। CH2 इसलिए 1 2 1 3 और 1 इधर, ये 4 हो जाएगा। आप सब में गिन लो, अगर हाइड्रोजन की संख्या देखो 3 2 5 2 7 9 10 11 हो गया सिंपल, और कार्बन 5 है, तो है। तो ये आप लोग की पूरी संरचना हो गई। इसको आप चाहो तो फैला भी सकते हो, जैसे ये कार्बन था तो यहाँ पे H3 है, तो H ऐसे 3 कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ये कार्बन था तो कार्बन, और यहाँ H ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते थे। उसके बाद ये C, यहाँ पे हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद ये CH2 है, तो C और ऊपर H, नीचे H, और उसके बाद ये CH2 है, तो C और ऊपर H, नीचे भी H, और उसके साथ यहाँ ब्रोमीन। ऐसे भी ये संरचना बन सकती थी, या ऐसे भी बना सकते हो, आपका मन। ठीक है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ब्रोमोपेंटेन हो गया। अब देखो अंत में 1 प्रोपाइन है। देखो आइन, यहाँ प्रोपाइन आइन ग्रुप आ रहा है, आइन यहाँ पे आ रहा है। आइन भाई ये तो किस में होता है, एल्काइन में होता है आइन, और 1 प्रोपाइन लिखा है, यानी फर्स्ट में ही। देखो सिंपल, ये तो सिंपल सा आप लोग का है। यहाँ इधर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या है, प्रोप, यहाँ पे प्रोप आ रहा है, तो मेथ एथ प्रोप, ये कि जब कार्बन की संख्या 3 हो। ठीक है, और देखो प्रोपाइन आइन है, तो सिंपल आप लोग का एल्काइन का क्या फार्मूला होता है, CnH2n-2 ये होता है। क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, देखो इस फार्मूले के अनुसार इसका निकाल लो भाई, कार्बन 3 है, और प्रोपाइन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। तो यहाँ से 3 दूना का 6 और 2 गया 6 में से, तो 4, यानी H आपका 8 आ गया। तो ये आप लोग का किसका फार्मूला हुआ, प्रोपाइन का। अब आगे 1 प्रोपाइन लिखा है, मतलब चूंकि आप जानते हो कि प्रोपाइन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए प्रोपाइन में। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, और जो एल्कीन होता है, एल्कीन उसमें कार्बन कार्बन के बीच मिनिमम जितनी भी संरचना उसमें एक तो डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, और जो एल्काइन होता है उनमें कार्बन कार्बन के बीच मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए। तो यहाँ एल्काइन समूह का है ये प्रोपाइन, चूंकि तो इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन वो कहाँ होगा, तो यहाँ बोल दिया कि 1 लिखने का मतलब कि 1 नंबर पे होगा। तो देखो कार्बन 3 है, तो हम इसकी संरचना अब बनाते हैं। हमने तो फार्मूला ही देख ही लिया, ये C3H8। ठीक है, सॉरी माफ करना यार, यह 3 दूना का 6 में से 2 गया, तो ये 4 ना होगा। हाँ, मैं भी एल्केन ग्रुप में चला गया, माफ़ करना। ठीक है, थोड़ा एक्चुअली क्या है ना कि कैमरे को भी मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए क्योंकि ऐसे बार बार ब्लरिंग आने लगता है, तो बार बार कैमरे को फोकस करना पड़ता है। चलो C3H4 हो गया, तो C3 यानी कार्बन 3 है, तो 1 2 3 कार्बन, और चूंकि इसमें प्रोपाइन है तो
मिनिमम एक ट्रिपल बांड होना चाहिए। अब ट्रिपल बांड कहाँ होना चाहिए, तो यहाँ देखो 1 बोला है, तो यानी फर्स्ट नंबर पे, यानी कि इधर से भी हम गिनती करें, जैसे यहाँ हम लगा दें तो यहाँ देखो फर्स्ट नंबर पे ये क्या है, ट्रिपल बांड है। अब देखो यहाँ पे कहोगे कि क्या हम लोग यहाँ पे नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखो C3H4 है, तो H4 यहाँ पे इसके बीच तो यहाँ सिंगल बांड रहेगा ही, और H4 है तो यहाँ देखो एक H यहाँ, एक ये और एक ये, तभी तो इस कार्बन की बैलेंसी पूरी होगी, 1 2 3 4। और देखो इसमें देखो इस कार्बन की देखो 3 इधर से 1 इधर से, इसकी तो 4 पूरी है, कोई दिक्कत नहीं, और इस कार्बन की 3 इधर से पूरी है और 1 यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। अब कहोगे कि ये H जो है इधर ऊपर नहीं लगा सकते, कहीं भी लगा सकते, ऊपर नीचे, ठीक है। और इसका बनाना चाहो, ठीक है, ये भी संरचना इस तरह से भी बना सकते हो। अगर यहाँ बनाना चाहो तो देखो इस कार्बन की 3 हो गया, और एक मतलब यहाँ से ये मतलब इधर और इधर, मतलब ये 3 गिनने का मतलब 3 इधर है 3 इधर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर एक ज़रूरत है तो इधर 1 लगा दो तो 4 हो गया, ठीक है। और इस कार्बन में 3 इधर से ये लगा हुआ है बांड, 1 की ज़रूरत है तो 1 इधर से लग गया इस कार्बन कार्बन के बीच। तो यहाँ आप लोग का क्या हो गया, ध्यान देना भाई, इधर से ये 3 और इधर से 1 ही हो गया, तो आपका इसका तो वैलेंसी 4 पूरा हो गया, और इस कार्बन के लिए 1 ही है, ठीक है। तो 3 की जरूरत है तो 3 यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे, सिंपल। तो हम लोग का हाइड्रोजन हम लोग का जो 4 था 1 2 3 4, ये 4 यूज हो गया, और 1 2 और 3 हम लोग का कार्बन भी यूज हो गया। तो इस तरह से भी संरचना बना सकते हो। फिर इस संरचना बना देता हूँ, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ट्रिपल बांड, यहाँ पे हम लोग का ये C, और यहाँ पे ये हम लोग का C, और ये हम लोग का H। तो ये भी संरचना बिल्कुल राइट है, इस तरह से भी बना सकते हो, और जो मैंने यहाँ बनाया इस तरह से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब कहोगे कि देखो यहाँ 1 2, ये तो दूसरे नंबर पे ट्रिपल बांड है, ऐसा नहीं, हम लोग केवल कार्बन कार्बन की श्रृंखला में गिनते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से हमें कोई मतलब नहीं है, क्लियर। तो ये एक दूसरा नंबर पे ये आ रहा है, तो 1 ये पहले नंबर पे ही ट्रिपल बांड आ जा रहा है, और इधर से भी गिनेंगे तो 1 ये पहले नंबर पे ही आ जा रहा है, तो वही इसीलिए 1 प्रोपाइन, क्लियर। तो ये संरचना आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब चलो हम लोग इसके बाद ये 5वें के बाद हम लोग ये 6 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसको थोड़ा मैं फोल्ड कर लेता हूँ, 1 मिनट। देखो इसमें हमें विरंजक चूर्ण का क्या करना है कि विरंजक चूर्ण का यानी विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र और उपयोग बताना है, 4 नंबर का प्रश्न, ठीक है। इसमें मैं और एक ऐड कर लेता हूँ, इसके बनाने की विधि आपसे भी पूछ सकता है, बनाने की विधि, तो साथ में बनाने की विधि भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले विरंजक चूर्ण, इसके बारे में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप उत्तर लिखोगे, और लिखोगे आप लोग इसमें डिटेल में, मैं केवल बता देता हूँ, आप लोग लिखोगे ऐसे कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम आप पूरा रासायनिक लिखोगे, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा अणुसूत्र CaOCl2 है। ऐसे आप लोग लिख दोगे उत्तर डालकर कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा अणुसूत्र CaOCl2 है, क्लियर। उसके बाद इसके बाद हमें इसके बनाने की विधि, मान लो मैंने एक ऐड किया कि बनाने की विधि भी इसमें पूछ सकता है, तो यहाँ पे आप उसके बाद छोड़ा एक लाइन छोड़कर हेडिंग बनाओगे कि बनाने की विधि। अब इसको कैसे बनाते हैं, तो इसमें थोड़ा आप लोग एक्सप्लेन कर दोगे कि इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो देखो जब हम लोग क्या करते हैं कि बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो थोड़ा यहाँ पे आप लोग एक्सप्लेन कर दोगे, लिख दोगे कि जब, यहाँ पे आप लोग लिख देना जब, अब आगे मैं बोल देता हूँ क्या लिखना है, जब बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, इतना आप लोग लिख दोगे, और उसके बाद इसकी अभिक्रिया जो है वो दे दोगे। तो भाई जब बुझे हुए चूने के साथ, बुझा हुआ चूना क्या होता है, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये बुझे हुए चूने के साथ जब क्लोरीन की अभिक्रिया करते हैं यानी Cl2 की अभिक्रिया करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ इस अभिक्रिया के फलस्वरूप आपका CaOCl2 प्लस जल प्राप्त होता है। तो जल से तो हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमें प्राप्त हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसकी बनाने की विधि ये हो गई, क्लियर। तो बनाने की विधि आप हेडिंग डालकर थोड़ा लिख दोगे उसमें कि जब बुझे हुए चूने के साथ, ठीक है, क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, और ये उसके बाद नीचे आप लोग ये अभिक्रिया दे दोगे, ठीक है, आपका हो जाएगा काम। उसके बाद आप लोग को क्या लिखना है, इसका उपयोग लिखना है। तो यहाँ फिर एक लाइन छोड़कर थोड़ा आप उपयोग हेडिंग डाल देना, और उपयोग में इसके कम से कम 4-5 ठे उपयोग लिख देना। जैसे इसके उपयोग की मैं बात करूं तो फर्स्ट इसका उपयोग आप लोग लिख देना कि जैसे ऊन होता है ना, ऊन, तो ऊन को सिकुड़न से बचाने में इसका उपयोग होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, ठीक। तो फर्स्ट में ये लिख दोगे कि ऊन को सिकुड़न से बचाने में इसका उपयोग होता है। सेकंड आप लोग लिख दोगे चूँकि क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका उपयोग होता है, तो
प्रयोगशालाओं में क्लोरोफार्म बनाने में इसका उपयोग होता है। सेकेंड, इस तरह लिख दोगे। थर्ड, आप लोग एक और इसका मान लो उपयोग लिख दो, चूँकि जो चीनी होती है ना, चीनी को सफ़ेद करने में इसका उपयोग होता है, तो ये भी लिख सकते हो कि चीनी को सफ़ेद करने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, और उसके अलावा आपने पढ़ा होगा, 1 2 3 हो गया। चौथा, जो पेयजल होता है, पीने योग्य जल, उसको जीवाणु रहित करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ चौथे में लिख दोगे पेयजल को जीवाणु रहित करने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा पाँचवें में लिख दोगे भाई, एक और लिख दो, जैसे आप इसका आक्सीकारक, प्रयोगशालाओं में इसका आक्सीकारक के भी रूप में उपयोग होता है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। बाकी इसके अलावा और भी इसका कुछ उपयोग आपको मालूम है तो आप अपने हिसाब से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका इतना चीज़ें लिखोगे, इतना एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, आपको पूरा पूरा ये अच्छे से लिखना पड़ेगा। देखो मैंने तो ये शॉर्ट में ऐसे आपको बता दिया, बोल दिया, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा एक एक चीज़ें बिल्कुल अच्छे से डिटेल में, राइटिंग बैठा कर भैया, तो उसका आपको 4 मार्क मिल जाएगा। तो इसको क्लियर कर लेना। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र, इसका उपयोग तथा बनाने की विधि, ठीक है, एकदम क्लियर कर लेना भाई साहब, किसी न किसी कोड में देखने को मिलेगा 100%। चलो, तो ये आप लोग का 6 नंबर प्रश्न भी क्लियर। अब चलो हम लोग 7 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। 7 नंबर प्रश्न में लिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए ओके संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है प्रत्येक के लिए। ये आप लोग का 6 मार्क का प्रश्न है। यहाँ 6 प्रश्न है, यानी प्रत्येक प्रश्न का 1-1 मार्क आपको मिलेगा। और अथवा कर यहाँ पे, अथवा पे नीचे इस मतलब इसको करो या इस पे टिप्पणी लिखो। तो चलो हम लोग दोनों को देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक दूसरा पेज लेता हूँ, इस पेज को मैं रखता हूँ, 1 मिनट, यहाँ देखो इस पेज को मैं ले लेता हूँ और चलो इसको हम लोग देखते हैं, 1 मिनट। चलो सबसे पहले ये अथवा वाला ही हम लोग नीचे वाला देख ले, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है थोड़ा, तो अभी हमने ये ऊपर थ्योरेटिकल पढ़ा, तो इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। चूंकि आपको ये करना है या ये करना है, दोनों में से कोई एक करना होगा। ठीक है, तो आपका मन आप ये करो या ये करो। ठीक, चलो अभी अथवा में जैसे हमें निम्न पर क्या करना है कि हमें संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। जैसे संक्षारण हो गया, तो संक्षारण क्या होता है, तो आप अपने एग्जाम में संक्षारण हेडिंग डालकर लिख दोगे। अब चूंकि संक्षारण क्या होता है, आपने अपने पहले ही यार पहला जो चैप्टर है उसी में आपने पढ़ा होगा कि जब क्या होता है कि जब कोई धातु वायु अथवा नमी या फिर अम्ल के संपर्क में आती है, तो क्या होता है कि उस पर एक परत जम जाती है, उसके ऊपर एक परत जम जाती है। यही जो प्रक्रिया होती है, या उसके सतह पर परत जमने की जो ये प्रक्रिया है, संक्षारण कहलाती है। जैसे हम लोग लोहे को मतलब कई दिनों तक बाहर रख दे, यानी वायु की उपस्थिति में बाहर रखने का मतलब कि खुले में वायु जो हम लोग की हवा है उसमें नमी है, तो भाई वो तो नमी के संपर्क में आ रहा है। तो वही कह रहा है कि जब हम इसका फार्मूला मतलब इसका डिफिनीशन क्या है संक्षारण का, कि जब कोई धातु वायु अथवा नमी या फिर अम्ल के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर एक परत जम जाती है, इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। तो हम जब लोहे के सामानों को खुले हवा में रख देते हैं तो भाई वायु में नमी होती है, तो उसके कारण उस पर एक परत जम जाती है, क्लियर, जिसको हम लोग संक्षारण बोलते हैं। तो आप लोग लिख दोगे डिफिनीशन, उसके बाद नीचे एक उदाहरण में लिख दोगे, जैसे लोहे पर जंग लगना। ठीक है, लोहे पे जंग लगना, लोहे को आप खुले में छोड़ दोगे तो उस पर जंग लग जाएगी। वो इसीलिए होता है क्योंकि खुले में छोड़ देने पर वायु या नमी उससे अभिक्रिया कर देता है, जिसके कारण उस पर जंग लग जाती है, तो यही संक्षारण है। भर्जन क्या होता है, अब देखो भर्जन, हाँ जी, तो चलो हाँ देखो एक लोचा हो गया। मैं ये भर्जन भी बता दिया था, रेडॉक्स अभिक्रिया भी बता दिया था लगभग, ठीक है, अंत में था। तब तक मैंने देखा कि भाई पहले से ही 2 मिनट लग रहा है कि 1 मिनट पहले से ही कैमरा बंद हो चुका है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा इसको शूट कर ले रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। हमने संक्षारण तक, मैंने देखा वीडियो में संक्षारण तक कंप्लीट था, तो संक्षारण को छोड़ता हूँ, हम लोग भर्जन से समझते हैं कि भर्जन क्या होता है। देखो उसके बाद हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया को समझते हैं। तो सबसे पहले ये भर्जन क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो जब क्या होता है कि जो अयस्क होता है, अयस्क को हम लोग क्या करते हैं, जो सांद्रित अयस्क होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि अकेली या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर वायु की नियंत्रित मात्रा में, और जो भी अयस्क हो गया उसके गलनांक के नीचे लगातार वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करते हैं, तो यह जो प्रक्रिया होती है वो भर्जन होती है। सिंपल, तो आप लोग लिख लेना भर्जन हेडिंग डालकर, और लिखना, आपको लिखना क्या है, ध्यान से मेरी बातें सुनना। जब अयस्क को अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर उसके गलनांक के नीचे वायु की उपस्थिति में या वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करते हैं, तो यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। क्लियर, तो भर्जन आप लोग लिख लोगे। अब चलो उसके बाद हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया देखते हैं।
रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ और अच्छे से आपको समझाता हूँ रेडॉक्स। बाकी आप सब लोग जानते ही होंगे, शायद आप फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो ठीक है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, देखो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन, ठीक है, अपचयन तथा उपचयन, फर्स्ट और ये सेकंड है आपकी उपचयन, दोनों अभिक्रियाएं शामिल हो, वह रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब कहोगे कि अपचयन क्या है, तो अपचयन एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें आप सब लोग जानते हो भाई ऑक्सीजन की कमी आती है, ऑक्सीजन की कमी आती है। और उपचयन जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वह उपचयन अभिक्रिया होती है। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ये अपचयन भी शामिल हो, उपचयन भी शामिल हो, वो रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखूं तो आप लोग का फेमस उदाहरण एकदम आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब CuO कॉपर ऑक्साइड अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन से, ठीक है, तो क्या होता है कि कॉपर और प्लस जल का निर्माण होता है। तो यहाँ देखो इस उदाहरण में आप लोग देखो कॉपर ऑक्साइड था यहाँ पे और इससे आप लोग का कॉपर हो गया, यानी यहाँ ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन की यहाँ कमी हो गई, यानी कमी यानी यहाँ अपचयन हो गया, ठीक, यहाँ अपचयन हो गया। और यहाँ देखो केवल हाइड्रोजन था, यहाँ पे ऑक्साइड, यहाँ ऑक्सीजन भी साथ में आ गया, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ठीक है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो यहाँ उपचयन हो गया। तो यह जो अभिक्रिया का उदाहरण हुआ यह रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। क्लियर। तो आप रेडॉक्स अभिक्रिया हेडिंग डालोगे और उसमें लिखोगे कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों अभिक्रियाएं शामिल हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और नीचे उदाहरण के तौर पर ये पूरा जैसे मैंने ये लिखा है इसी तरह आप लोग को एकदम उदाहरण लिख देना है। तो इस प्रकार आप लोग अगर ये नहीं करते हो तो ये कर सकते हो कि संक्षारक भर्जन और रेडॉक्स अभिक्रिया, इन पर टिप्पणी लिख सकते हो। ठीक, चलो तो ये हमने कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये सातवां जो ये प्रश्न था इसको हमने नहीं किया था, कहा था कि इसको करने के बाद करेंगे, तो चलो अब हम लोग इसको हम लोग कर लेते हैं एक एक कर कर। यहाँ देखो सबसे इसमें पहला, एक मिनट देखो, चलो पहला इसमें जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हमें इसमें कह रहा है कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, यानी जिंक जब अभिक्रिया करता है सिल्वर नाइट्रेट से तो जिंक नाइट्रेट और सिल्वर का निर्माण करता है। तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो हमें जिंक है तो जिंक का भाई Zn होता है, और सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला तो AgNO3, आपका AgNO3 हो जाएगा, ये सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा, ठीक है, अर्जेंटाइन नाइट्रेट। क्लियर। अब ये अभिक्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो जिंक नाइट्रेट क्या बना रहे हैं, जिंक नाइट्रेट बना रहे हैं, यानी यहाँ से ये हम लोग का Ag यहाँ से विस्थापित हो जा रहा है और यहाँ पे जिंक आ जा रहे हैं, तो जिंक Zn, ठीक है, ये जिंक हो गया, और नाइट्रेट तो NO3, ये नाइट्रेट हो गया। अब देखो प्लस सिल्वर मीन्स Ag, सिल्वर का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे देखो अब इन्हें हमें संतुलित करना है, इन्हें तो लिखना भी था और साथ में संतुलित भी करना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान देने की ये जरूरत है कि देखो ये जिंक नाइट्रेट का तो यहाँ फार्मूला ही गलत हमने लिखा है। क्यों लिखा है भाई, जिंक नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। जिंक नाइट्रेट है तो हमने साधारण तो भाई ZnNO3, भाई ये जिंक हो गया, ये नाइट्रेट हो गया, हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन ये गलत है फार्मूला। क्यों गलत है, क्योंकि देखो यहाँ जिंक जो होता है, जिंक पे +2 चार्ज होता है, ठीक है, कितना होता है, +2 चार्ज होता है, और जो नाइट्रेट आयन होता है NO3 इस पे -1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे कोई भी फार्मूला रहता है तो उसमें चार्ज भी बराबर होता है, जैसे हम लोग का होता है ना NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम पे +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1, तभी ये मिलकर एक यौगिक का निर्माण करेगा, तभी ये फार्मूला बनेगा, ठीक है। HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। H2SO4 होता है, ठीक है, H2SO4 होता है, तो सल्फेट होता है, जो ये सल्फेट पे वो क्या होता है कि -2 चार्ज होता है, तो हम लोग इसीलिए हाइड्रोजन के नीचे 2 लगाते हैं, जिससे हाइड्रोजन 2 हो जाए तो प्लस प्लस यहाँ पे 2 ये हो जाए। क्लियर। तो उसी प्रकार जो ये नाइट्रेट होता है, ठीक है, इस पर तो हम लोग का -1 चार्ज होता है, लेकिन जो जिंक होता है इस पर +2 चार्ज होता है। तो चूंकि हम लोग का फार्मूला क्या होगा, उसके लिए फार्मूला जिंक NO3, और यहाँ पे नीचे हम लोग ट्वाइस लिख देंगे, क्योंकि NO3 जब 2 बार रहेगा, NO3 और NO3, तो यहाँ पे -1 यहाँ -1 यहाँ, ठीक है, यानी -2 चार्ज और यहाँ पे +2 चार्ज, तब ये फार्मूला सही होगा। तो जिंक नाइट्रेट का ये फार्मूला होगा। क्लियर। अब चलो, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस मतलब ये जो हम लोग की अभिक्रिया दी है इसको हम लोग संतुलित करते हैं। यहाँ पे अब आप लोग ध्यान देना, देखो जिंक हम लोग का जिंक 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम लोग का यहाँ पे देखो Ag हम लोग का चांदी, यानी चांदी 1 तो 1 इधर भी। अब देखो हम लोग का NO3 यहाँ पे देखो
अब NO3 यहाँ पे NO3 नीचे ट्वाइस है, मतलब यहाँ 2 से इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है। यानी आप लोग का एक तरह से 2 आप लोग का ये नाइट्रोजन और 3 दूना के 6 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितना 2 और ये 3 दूना के 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 6। तो ये तो भाई अब तो गड़बड़ हो जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन हम लोग का 3 ही है यहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पे 2 हम आगे लगा देंगे। इससे क्या होगा कि 3 दूना के 6 हम लोग का ऑक्सीजन हो जाएगा और 2 आगे लगाने से ये नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा, तो 2 नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। लेकिन इसके कारण ये Ag की स्थिति बिगड़ जाएगी। अब Ag 2 हो गया तो Ag इधर एक ही है तो यहाँ 2 लगा देंगे। क्लियर। तो देखो अब जिंक एक, अब देखो अब पूरी तरह से यह संतुलित हो गई। क्लियर। तो इस तरह से आपको एग्जाम में आ जाए तो इसको संतुलित करना है। तो ये आप लोग की पूरी तरह से अच्छे तरह से एकदम संतुलित है। जिंक इधर एक है, इधर भी देखो जिंक एक है। आप लोग का चांदी, देखो चांदी यहाँ पे आपकी क्या है, ध्यान देना 2 आगे लगा है, इसका मतलब कि 2 है, सिंपल। और यहाँ पे NO3 यहाँ पे इससे ये गुणा नहीं होगा, यहाँ मत समझना, ये केवल नाइट्रेट आयन है, यहाँ नाइट्रेट के लगा, इसको हम लोग क्वेश्चन में कर दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये नाइट्रेट है, ठीक। तो 2Ag है यहाँ पे। क्लियर। तो 2Ag इधर भी। अब NO3, ठीक है, NO3 है तो यहाँ पे ध्यान देना। अब इसके लिए यहाँ ये 2 लगा है तो ये 2 सबके लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी है। तो देखो ये 2 नाइट्रोजन और 3 दूना के 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो आप लोग का इधर क्या हो जाएगा कि भाई यहाँ पे आप लोग का 2 नाइट्रोजन और 3 दूना के 6 ऑक्सीजन है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम अच्छे से संतुलित है, ठीक है। तो ये हम लोग की संतुलित हो गई। अब चलो हम लोग सेकेंड कर लेते हैं। यहाँ पे 1 मिनट इसको हम लोग थोड़ा मोड़ लेते हैं। सेकंड क्या है, चूंकि ये 2 क्वेश्चन थोड़ा भारी है क्योंकि इसमें आपको फार्मूला भी बनाना है 3, ये 3 भारी है क्योंकि इसमें फार्मूला भी बनाना है और संतुलित भी करना है। अगर ऐसे दिया होता तो हल्का होता है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बना ही लेते हैं। इसमें है मैग्नीशियम जब हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम Mg जब हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं, जब इससे अभिक्रिया करता है तो देखो इधर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl, यही तो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, और प्लस इधर हाइड्रोजन बना रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको ये चीज़ कि जो मैग्नीशियम होता है इस पर +2 चार्ज होता है और क्लोरीन होता है इस पर -2 चार्ज होता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 फार्मूला होगा। क्लियर। अब चलो इसको हम लोग पूरी तरह से संतुलित करते हैं। यहाँ पे देखो क्लोरीन 2 है लेकिन क्लोरीन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ आगे हमें 2 लगाना पड़ेगा जिससे हम लोग का क्लोरीन 2 हो जाए। तो H का हम लोग की स्थिति घबरा जाएगी भाई, H हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ H2 यहाँ कर दे क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन गैस, तो इसको H2 हम लोग डिनोट कर देंगे इस तरह, ठीक। अब देखो हम लोग की Mg 1 है तो Mg 1 ही है। क्लियर, संतुलित हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ये आप लोग का हो जाएगा संतुलित एकदम अच्छे से। चलो ये हम लोग का क ख के बाद हम लोग अब ग कर लेते हैं, ठीक है। ग करते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ओके, हाइड्रोजन हो गया प्लस क्लोरीन यानी Cl, अभिक्रिया कर हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl का निर्माण करते हैं। अब देखो हाइड्रोजन चूंकि ये गैस होती है तो H2, तो यहाँ पे ये हम लोग मतलब यहाँ पे क्या करते हैं कि आगे हम लोग एक तरह से हम लोग 2 लगा देंगे, तो यहाँ से ये हम लोग का यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, तो ये हम लोग का ये संतुलित हो गई। चलो ये भी हम लोग का हो गया। अब हम लोग का ये घ वाला कर लेते हैं। इसमें तो हमें केवल संतुलित करना है। देखो हमें क्या दिया है, C6H12O6 जब अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से यानी O2 से, तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का निर्माण कर रहा है, प्लस जल H2O का निर्माण कर रहा है, प्लस ऊर्जा साथ में बना रहा है। चलो इसको अब हम लोग संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा इधर मैं कर लेता हूँ, शायद आपको दिखाई ना दे रहा होगा। चलो देखो सबसे पहले तो इसमें हम लोग कार्बन है तो कार्बन को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। देखो C6H12O6O2 यानी कार्बन इधर तीर के इधर केवल हम लोग का 6 है, और इधर देखो हम लोग का कार्बन कितना है, CO2 यानी एक ही है भाई इधर, तो यहाँ हम लोग का 6 लगाना पड़ेगा, जिससे हम लोग का 6 कार्बन इधर 6 कार्बन इधर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम लोग सेकेंड नंबर पे ये आप लोग का क्या है, लेकिन यहाँ देखो हम लोग क्या करें कि यहाँ पे 6 अगर हम लोग कार्बन लगाए तो यहाँ हाइड्रोजन भी था, तो हाइड्रोजन इधर 2 था, तो ये अब नीचे 2 लिखने का मतलब इससे ये ऊपर होता है तो गुणा हो जाए, तो ये 6 दूना का 12 हम लोग का ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ओ यहाँ पे एक ऑक्सीजन है यानी 13 हो जाएगा। ये तो भाई बहुत गड़बड़ हो रहा है। चलो पहले हम लोग हाइड्रोजन को ही देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को देखेंगे। हम लोग का कार्बन तो ठीक है संतुलित हो गया, यहाँ पे 6, हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 12 है, उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन कहीं नहीं है, मतलब तीर के इधर 12 ही है केवल, ठीक। तो इधर हम लोग 12 करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे 2 लिखा है, तो अगर यहाँ पे हम लोग 6 लिख दे तो 6 दोनों का 12 हाइड्रोजन, ठीक है, इधर भी 12 इधर भी 12, ठीक। अब देखो हम लोग की अब बारी आती है ऑक्सीजन को संतुलित करने की। ऑक्सीजन को देखो यहाँ पे 6 हम लोग का यहाँ पे O6 लिखा है, मतलब 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे O2 नीचे 2 लिखा है यानी हम लोग का 8 यहाँ पे है, और इधर क्या है
6 दूना का 12 ये हो गया, और ये देखो ये 6 मतलब ये हम लोग का 18, यानी इधर तो हम लोग का 18 है भाई, 18 हम लोग का ऑक्सीजन है, और इधर केवल हम लोग का 8 ही है। तो यहाँ पे देखो अगर इसमें मैं छेड़छाड़ करता हूँ तो इनमें भी गड़बड़ी हो जाएगी, तो इसमें मैं छेड़छाड़ करता हूँ। यहाँ पे हम लोग का 6 यहाँ पे है, 18 करना है हमें, तो यहाँ पे 6 रख दूंगा, और तो 6 दूना का 12 ये, और ये 6 18 हो जाएगा। क्लियर, देखो एकदम अच्छे से अब संतुलित हो गई। तो कार्बन 6 इधर, और इधर देखो कार्बन 6, हाइड्रोजन सीधे सीधे यहाँ पे 12 है, और हाइड्रोजन देखो ये 6 दूना का 12। अब देखो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे O6 लिख रहे हैं यानी 6, और ये 6 दूना का 12 यानी 18 हो गया, और यहाँ पे देखो 6 दूना का 12 और ये 6 आगे लिखा है ऑक्सीजन के पहले, तो ये 6 18। क्लियर, संतुलित हो गई। तो इस तरह से आपको इसको संतुलित कर लेना है। देखो अगला घ के बाद ये अंग नंबर प्रश्न देख सकते हो आप लोग। NaCl जब अभिक्रिया करता है AgNO3 से, तो AgCl और NaNO3 का निर्माण करता है। ओके भाई, ये तो मुझे लग रहा है संतुलित है पूरी तरह से। इसको देखो भाई NaCl ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, +1 -1। AgNO3 भाई Ag पे हम लोग बोल सकते हैं ये +1 चार्ज होता ही है, तो प्लस, और NO3 नाइट्रेट पे तो हम लोग का सिंगल माइनस चार्ज होता ही है। और उसके बाद AgCl ये भी ठीक है, ये तो संतुलित है भाई साहब, ये पूरी तरह से दी हुई है संतुलित। तो इसमें आपको छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिंपल ऐसे ही आपके अंग का उत्तर में ऐसे ही लिख देना है। अब इसमें आप छेड़छाड़ करोगे, इसमें कन्फ्यूजन के लिए दिया है, आपको कन्फ्यूज कर देगा। आप इसमें छेड़छाड़ इधर उधर करोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी, आपको सिंपल उसी तरह लिख देना है। ठीक, चलो उसके बाद हम लोग ये च देख लेते हैं। BaCl2 है, 1 मिनट यार, इसको मैं इधर ले लेता हूँ। देखो हम लोग का बेरिलियम क्लोराइड BaCl2 जब अभिक्रिया करता है H2SO4 से यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो बेरिलियम सल्फेट BaSO4 बेरिलियम सल्फेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। अब इसको संतुलित करना है। देखो हम इसको अब कैसे संतुलित करेंगे, आप ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा। देखो आप लोग, देखो ये जो आप लोग का BaCl2 है यानी बेरिलियम क्लोराइड, तो जो देखो ये इस पे +2 चार्ज होता है आपका, बेरिलियम पे +2 चार्ज, इसलिए यहाँ पे Cl2 लिखा है। ठीक है, यानी 2 माइनस हो जाएगा। क्लियर, तो बेरिलियम क्लोराइड से जब सल्फ्यूरिक अभिक्रिया करता है तो बेरिलियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। क्लियर, अब देखो यहाँ सल्फेट भी होता है, ये तो आप लोग का एकदम अच्छे से फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। देखो BaSO4 है तो यहाँ पे सल्फेट आयन है -2 चार्ज, यहाँ पे +2 चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, क्लोरीन पे -1 चार्ज, इसको केवल संतुलित करना है। देखो अब तीर के इधर हम लोग देखते हैं कि इधर मतलब कौन कितना है, कौन कितना है। तो यहाँ Ba बेरिलियम, देखो यहाँ पे कितना, केवल 1 है, यहाँ पे केवल 1 है, कोई दिक्कत नहीं। Cl2 है यानी क्लोरीन 2 है, यहाँ पे देखो केवल Cl यानी यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, इससे हाइड्रोजन की स्थिति घबराएगी, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो H2 है, तो H2 है तो 2H यानी 2 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं। और SO4 है सल्फेट का 1 आयन, सल्फेट का 1 आयन, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग केवल यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये संतुलित हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको भी संतुलित कर लिया। तो इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा क्या देखा, ये कुछ हमें दिया हुआ था, इनका हमने संरचनात्मक सूत्र बनाया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया कि ये व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र, इसका उपयोग तथा बनाने की विधि देखा, और ये हम लोग का इसको संतुलित करना था, इसको देखा, और साथ में ये अथवा में ये जो था निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसको देखा था। और पिछले 2 वीडियो में इस पेपर का हमने क्या किया था कि ये जो फिजिक्स वाले पार्ट का जो ये प्रश्न था इसको सारा का सारा हमने सॉल्व किया था, और साथ में एक पिछले वीडियो में हमने केवल ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो उन दोनों वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, तब तक आप देखो मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना एवं क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। निश्चित है बायोलॉजी वाले सेक्शन में आप लोग का ये प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। उसके अलावा मादा या फिर मानव मादा या फिर नर जननतंत्र का कहेगा कि सचित्र वर्णन कीजिए, तो उसको भी तैयार कर लेना। क्लियर, चलो। और 6 नंबर में ये पूछेगा ये जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, देखो यहाँ प्रजनन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से नर अथवा मादा, देखो नर अथवा मादा किसी एक का, नर अथवा माधव मानव जननतंत्र का हमें वर्णन करना है। तो ये प्रश्न भी आप तब तक तैयार करते रहना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में तो मैं इसको सॉल्व कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। और यार अगर आप समझ रहे हो कि आपको इस चैनल पे क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, आपके एग्जाम से ओरिएंटेड कंटेंट मिल रहा है, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करो। और साथ ही अपने जो भी 9th के आपके बच्चे हैं यानी 9th के आप लोग के छोटे भाई हैं, ठीक है,
उनको आप मेरे चैनल के बारे में बताओ। मैं जैसा कि बोल रहा हूँ 10 या 15 मार्च से आप लोगों का जो बोर्ड परीक्षा 2023 के बाद 24 होने वाली है उसका मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ। आशा करता हूँ ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कर देना।